अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आज कौम बड़ी खुश है और होना भी चाहिए। पाकिस्तान ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन हासिल की है, 13 साल बाद वर्ल्ड कप में आया है, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने एक और वर्डिक्ट भी दे दिया। ये वर्डिक्ट इमरान खान साहब और उनकी तर्ज़ सियासत के ऊपर है, उनकी लॉन्ग मार्च की कॉल के ऊपर है। IPOR ये जो इंस्टीट्यूट है पब्लिक ओपिनियन सर्वे का, उसकी एक लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक तकरीबन 54% पाकिस्तानियों ने यह कहा है कि उनको इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च मंजूर नहीं है। इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की मुखालफत उन्होंने की है। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि अगर वो जो हासिल करना चाहते हैं वो असेंबली में वापस, यानी नेशनल असेंबली में जहाँ से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, वापस आएँ और वहाँ आकर जो है उसको हासिल करने की कोशिश करें। तो ये IPOR का लेटेस्ट सर्वे है। तो आज कौम ने ये वर्डिक्ट भी दिया है कि इमरान खान साहब, आपकी जो लॉन्ग मार्च की सियासत है, इससे सिर्फ और सिर्फ मुल्क का, आम आदमी का, ख़ास तौर पे कारोबार का, सबका नुकसान ही नुकसान है, और आपका अपना भी, क्योंकि अब अवाम भी इसके खिलाफ हो चुकी है। अब आप जो भी इतवार को या पीर को जो भी करने जा रहे हैं या आगे जो भी करने जा रहे हैं, उस पर अवाम अपना वर्डिक्ट दे चुकी है कि रास्ते बंद करना, जत्थों की सूरत में अमलाक को नुकसान पहुँचाना हरगिज़ कबूल अवाम को नहीं है। दूसरी अहम बात नाज़रीन ये है कि आपको ये बताते चलें कि एक अहम तरीन दौरा होने वाला, अहम तरीन दौरा जिसको अगर कामयाब हो जाए तो इसमें पाकिस्तान की लॉटरी निकल सकती है। ये दौरा है सऊदी वली अहद का, जो कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने की जो तवक्कात का इजहार किया जा रहा है। इस दौरे में सऊदी वली अहद से पाकिस्तान यानी सऊदी अरब से जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि तकरीबन $4 अरब के कर्जे रीस्केड्यूल हो सकते हैं पाकिस्तान के। यही नहीं बल्कि तकरीबन $12 अरब की सरमायाकारी की तवक्कात भी पाकिस्तान कर रहा है। इस सरमायाकारी में बिलखुसूस एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट है गवादर में, और अगर ये $11 अरब या $12 अरब की सरमायाकारी इस रिफाइनरी में होती है और पाकिस्तान की रिफाइनरी चलना शुरू हो जाती है गवादर में, तो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। यकीनी तौर पे लॉटरी पाकिस्तान की निकल सकती है। ऑयल इंपोर्ट्स और बहुत सी चीज़ों पर इसका मुस्बत असर पड़ सकता है। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के जो इनफ्लोज हैं वो भी इंप्रूव हो सकते हैं। तो ठीक उस वक्त इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद को बंद करने का प्रोग्राम बना के बैठे हुए, ठीक उस वक्त जब पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी, पाकिस्तान को बड़ा डेट रीस्केड्यूलिंग के हवाले से खबर मिल सकती है। इमरान खान साहब वाज़े नजर आ रहा है कि सबोताज करना चाह रहे हैं इस दौरे को, और इस दौरे के सम्राट जो पाकिस्तान को मिल सकते हैं उसको सबोताज करने की तैयारी के साथ करके बैठे हैं। तो जो लोग शामिल होने जा रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए, 500, 600, 1000 जो भी लोग हैं, कि आखिरकार आप करने क्या जा रहे हैं। आप पाकिस्तान का नुकसान करने जा रहे हैं क्या इस इन्वेस्टमेंट को सबोताज करने जा रहे हैं? चीन का एक दौरा तो 2014 में मुलतवी हुआ था इनकी वजह से, अब ये इस दौरे के पीछे लगे हुए हैं और एक तैनाती को भी इम्पैक्ट करना चाहते हैं। और जब मैं तैनाती का जिक्र कर रहा हूं तो मैं आपके सामने बताऊं कि इमरान खान साहब ने एक खत लिखा है। ये खत उन्होंने सदर आरिफ अलवी को लिखा है। इस खत में उन्होंने मुतालबा किया है जी कि जो 2 आला ओहदेदारान पाक फौज के जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनके खिलाफ तहक़ीक़ात होनी चाहिए, या जो भी उन्होंने मुतालबात किए हैं। और उस खत में उन्होंने इस पर अपनी जो भी उनके अंदर की भड़ास है वो भी निकालने की कोशिश की। डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिखे गए खत में, लेकिन सवाल यहाँ पे बहुत सारे हैं। मैं एक एक करके सारे सवाल आपके सामने रखूंगा नाज़रीन, कि तहक़ीक़ात होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन तहक़ीक़ात किस चीज़ की होनी चाहिए? तहक़ीक़ात होनी चाहिए साइफर की उस साजिशी कहानी का जिसका भांडा फूटा था आज़म खान और इमरान खान साहब की ऑडियो लीक के अंदर, कि किस तरह उस ऑडियो लीक पर उस वक्त के वज़ीर आज़म ने मुल्क की सालमियत के साथ खिलवाड़ किया, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, एक खत लहराकर, एक कागज़ का टुकड़ा लहराकर मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाया। इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। कौन करेगा इसकी तहक़ीक़ात? ये आज़म खान और उनकी ऑडियो लीक जो सामने आई थी, इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। तहक़ीक़ात अगर होनी चाहिए तो तहक़ीक़ात इस चीज़ की होनी चाहिए कि जो मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स तवातुर के साथ इमरान खान साहब और आपके साथियों की आती रहीं। मिसाल के तौर पे आप एक ऑडियो लीक रखें 5 कैरेट गोल्ड वाली, कि 5 कैरेट की कोई अंगूठी है और उसकी रिश्वत लेन देन की एक डेवलपर की, और आपकी फराग होगी और सारी बातें हो रही हैं उसमें, जो आपके फ्रंट मैन थे जो डील करते थे। तो तहक़ीक़ात उस 5 कैरेट की अंगूठी की होनी चाहिए कि वो अंगूठी मिली नहीं मिली, क्या रिश्वत की लेन देन की बात हो रही थी, वो 5 कैरेट की अंगूठी का मामला क्या था, कोई उसकी तहक़ीक़ात करेगा? इसी तरह तहक़ीक़ात अगर होनी चाहिए तो ये जो फराग होगी ने करप्शन की फैक्ट्री खोली हुई थी, उसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। नैब के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो मेरे पास हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा भी, तकरीबन 847 मिलियन रुपए फराग होगी के अकाउंट में आए, और ये 3 साल के अरसे के दौरान आए। आप इसको कह सकते हैं 85 करोड़ रुपए उनके अकाउंट का टर्नओवर रहा 3 साल के अंदर। नैब की प्रेस रिलीज ये कहती है कि उनके एसेट्स के अंदर कई गुना इजाफा हुआ 2 या 3 साल के अंदर।
इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये कहां से है 85 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में, ये डॉक्यूमेंट है। ये आप ये तहकीकात होनी चाहिए कि फराह गोगी के एसेट्स किस तरह मल्टीफोल्ड, किस तरह मल्टीपल टाइम्स उसमें इंक्रीज हो गया। कोई बता सकता है ये कौन करेगा तहकीकात? क्या ये तमाम तहकीकात से बालाए तरह इमरान खान साहब और उनके साथी? इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि फराह गोगी के अकाउंट में इतने पैसे कहां से आए, फराह गोगी इतने पैसे कहां से बना रही थी। 9 अमेरिका के दौरे और 6 दुबई के दौरे फराह गोगी ने कैसे किए 3 साल के मुख्तसर अरसे के दौरान। फिर इसी से 5 कैरेट की जो कहानी है वो भी आपको बताया कि उसकी भी एक ऑडियो लीक हुई थी कि किस तरह वो अंगूठी की लेन देन हो रही थी। तहकीकात होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए कि ये बुशरा बीबी और अरसलान बेटा के दरमियान जो ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें वो बता रही है कि किस तरह बेटा इसको गद्दारी से लिंक कर दो, इसको गद्दारी से लिंक कर दो, ये ट्रेंड बनाओ सोशल मीडिया के ऊपर, इस तरह लोगों को गालियां दो या इस तरह ट्रेंड बनाओ, इसकी तहकीकात होनी चाहिए इमरान खान साहब। इसकी तहकीकात कौन करेगा? जो आपकी ऑडियो लीक आपकी अहलिया की हुई थी, जिसको आपने तस्लीम भी किया कि हमारे ऑफिस के ऑडियो फोन लीक थे। बुशरा बीबी और अरसलान बेटा की जो ऑडियो लीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, अरसलान बेटा की, उसमें वो जिस तरह कह रही है कि गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटो लोगों को, किस तरह इस वक्त लोगों को जो है ट्रेंड्स बनाओ, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात होनी चाहिए जैसे ऑडियो लीक के अंदर आप एमएनए खरीदने की बातें कर रहे हैं, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। वो कौन करेगा तहकीकात? ये तमाम क्या तहकीकात से 12 तरह चीजें जो आपके बारे में आ रही थी। आपने एक ऑडियो लीक के अंदर जो मीर जाफर और मीर सादिक के किस तरह ये ब्रांड बनाने हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि आखिरकार किस तरह ये ब्रांड, और आप अपने रहनुमाओं से बातें कर रहे हैं कि ये मीर जाफर मीर सादिक करेंगे और यूं करेंगे ये करेंगे, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जो आपकी ऑडियो लीक हुई थी कि आप किस तरह ब्रांड करके बाकायदा लोगों को टारगेट कर रहे जा रहे थे, आला इंस्टीट्यूशंस के आला ओहदेदारों को टारगेट करने जा रहे थे, मीर जाफर मीर सादिक का ब्रांड किस तरह बनाना है, ये आपकी जो ऑडियो लीक हुई थी, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसी तरह तहकीकात अगर होनी चाहिए तो होनी चाहिए कि आसिफ जरदारी साहब की और एक बिजनेस डेवलपर की, जो प्रॉपर्टी डेवलपर की कॉल लीक हुई थी कि किस तरह आप मदद मांग रहे थे कि हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में बचा लो, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात होनी चाहिए उस्मान बुज़दार साहब की करप्शन का रेट, जो अभी तक हमारी इत्तलात है 1.5 से 2 करोड़ रुपए के अंदर डीपीओ और तकरीबन कमिश्नर का जो रेट था वो उस्मान बुज़दार साहब के दफ्तर में तय होता था, जो नून लीग इल्जाम लगा रही है। तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि उस्मान बुज़दार साहब वहां कर क्या रहे थे, ये पैसा कौन बना रहा था 1.5-2 करोड़ रुपए एक डीपीओ के लगने का। क्या इसकी तहकीकात हुई या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इमरान खान साहब, आप तो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, इसकी कौन तहकीकात करेगा? आप खुद अकाउंटेबिलिटी लोगों की करवा रहे हैं, तो इसका भी तो हमें जवाब दें कि इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा। तहकीकात होनी चाहिए तो शौकत तरीन साहब की होनी चाहिए, उस कॉल लीक की होनी चाहिए तहकीकात, जिसके अंदर वो तैमूर झगड़ा को ये बता रहे हैं शौकत तरीन साहब कि किस तरह आईएमएफ को डीरेल करना है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ लेके जाना है। शौकत तरीन साहब की उस ऑडियो लीक के अंदर, जिसके अंदर मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा को वो हिदायत दे रहे हैं कि तुम ये खत लिखना, तुम ये खत लिखना और तुम इस तरह करना, ये तहकीकात होनी चाहिए कि बताया जाए कि मुल्क की सालमियत के साथ, मुल्क की फाइनेंशियल पोजीशन के साथ किस तरह सियासत खेली जा रही थी, आप लोग कर रहे थे। इस कॉल की तहकीकात होनी चाहिए, ये कौन करेगा? इसी तरह तहकीकात अगर होनी चाहिए तो उन साहब की होनी चाहिए जो पाकिस्तान में है ही नहीं, जनाब शहजाद अकबर साहब, जो 50 अरब रुपए की डील करके क्या करके यहां से निकल गए, स्कॉटलैंड में, बरतानिया में कहां मौजूद हैं, ना नैब को पेश हो रहे हैं, ना कोर्ट में किसी पेश हो रहे हैं। इनकी तहकीकात होनी चाहिए इंसाफ की, ये किधर है आजकल? ये 50 अरब रुपए की डील 190 मिलियन पाउंड, ये किधर गए 190 मिलियन पाउंड? इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब इन तहकीकात का मुतालबा ही नहीं करेंगे, वो सिर्फ ये कहेंगे जी कि आला अस्करी क़यादत जिसके वो पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि शायद मुबैना तौर पे फॉरेन फंड्स हैं इस हवाले से कि साजिश की जाए पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसे मौके पे जब एक अहम तरीन दौरा पाकिस्तान का होने वाला है, जब पाकिस्तान को तकरीबन 4 अरब डॉलर की डेट की स्केजुलिंग और 12 अरब डॉलर की सरमायाकारी तवक्कात हैं रिफाइनरी के सिलसिले में, ऐसे वक्त में पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत को, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को निशाना बनाते रहेंगे। और मज़े की बात है इसमें भी नाज़रीन के जिनको वो अपनी तकारीर में निशाना बनाते हैं, जिनको वो लेबल देते हैं, उन्हीं से वो रात की तारीकियों में मुलाकात करते हैं। सलमान अहमद साहब की एक क्लिप सामने आई थी, आपने उसमें सुना था कि वो किस तरह बात कर रहे थे कि जिनके खिलाफ ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एफआईआर में नामे डलवाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं से मुलाकातें कर रहे हैं। और जनाब डीजी आईएसआई पहले बता चुके हैं कि किस तरह इमरान खान साहब दिन में कुछ कहते हैं और रात में पाँव पकड़ के कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो या हमें उस पर मुज़ाकरात कर लो या हमारे गैर आइनी मुतालबात मान लो। ज़रा ये आपको याद दहानी के लिए भी सुनाते हैं। लेट्स से दिस। समझते हैं सुप्पा सलार गद्दार है, लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना तो रहें, और अगर वो वाकई आपके नज़र में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? मुझे आपके मिलने पे इतराज नहीं है, आप मिलिए, ये हमारा फर्ज है इस मुल्क के हर शहरी की आवाज़ पे लब्बैक कहना। लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आईनी गैर आईनी
ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। आपकी कौलो फेल में, फिक्र तदब्बर में इतना खुला, इतना बड़ा तजाद ठीक नहीं। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन के, एक तरफ इमरान खान साहब खतूत लिख के तहक़ीक़ातें करवा रहे हैं, दूसरी तरफ वो तमाम सवालात जो तहक़ीक़ात तलब हैं उस तरफ कोई बात ही नहीं कर रहा। ना हुकूमत की तहक़ीक़ात बढ़ रही हैं, आगे कुछ बढ़ रही है तो इतनी सुस्त रवि से बढ़ रही है कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं, और ना इमरान खान साहब जिक्र कर रहे हैं इन बातों का जो पूरी फहरिस्त है, साइफर से लेकर उस्मान बुज़दार साहब तक की, शौकत तरीन साहब की कॉल तक की, और इमरान खान साहब की अपनी ऑडियो लीक्स और उनकी अहलिया की ऑडियो लीक्स की, उस पर कोई तहक़ीक़ात की बात ही नहीं होती। इस पूरी सूरत हाल पर और सऊदी अरब के इस अहम तरीन दौरे पर साथ साथ डॉलर माफिया के खिलाफ एक क्रैकडाउन का आगाज स्टेट बैंक और FIA करने जा रहा है, इस पर भी आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे, आपके सामने सारी तफसीलात रखेंगे। और पहले शुरुआत इस दौरे से करेंगे कि इस दौरे की और इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च की जो टाइमिंग है ये क्या मैसेज दे रही है। आफ्टर दिस ब्रेक आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च, उनकी सियासत और सऊदी अरब का अहम तरीन दौरा पाकिस्तान वलीअहद का, इस पर गुफ्तगू करते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब सरबरा पिलडाट प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल साहब, क्या अवामी राय भी अब ये कह रही है, IPR का एक सर्वे में देख रहा था कि 54% लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च नहीं बल्कि नेशनल असेंबली वापस जाना चाहिए। आप समझते हैं कि अब कोई लॉन्ग मार्च, या जिसे कहा जाता है कि सड़कों पर आकर अफरा तफरी या इंतशार या जलाओ घिराओ, अवाम भी कबूल करेंगे इस सियासत को या नहीं? अहमद बिलाल साहब। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इस सर्वे के मुताबिक और वैसे भी मेरी असेसमेंट के मुताबिक भी लॉन्ग मार्च के बारे में बहुत ज़बरदस्त पब्लिक सपोर्ट मौजूद नहीं है। PTI के जो डाई हार्ड बहुत करीबी लोग हैं उनके अंदर शायद हमायत मौजूद है जो 30% से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन एक बड़ी तादाद आम लोगों की महसूस करती है कि लॉन्ग मार्च की बजाय इमरान खान साहब को या तो असम्बली में जाना चाहिए और उसके बगैर मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये बहुत मुनासिब लोगों की राय है, हमारी पब्लिक ओपिनियन बहुत मैच्योर है इस मामले में। और अहमद बिलाल साहब, आपको लगता है कि अगर ये जो वलीअहद का दौरा है सऊदी और उस दौरान इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च है तो इसका असल मकसद क्या है? क्या इसका मकसद किसी अहम तैनाती को मुतनाज़ा बनाना है? क्या इसका मकसद जल्दी इलेक्शन की कॉल करना है? क्या इसका मकसद सऊदी अरब के दौरे को ख़राब करना है? कि असल मकसद है क्या, यह हकीकी आज़ादी मकसद है इसका? आप क्या समझते हैं क्या मकसद है? देख, सब बुनियादी मकसद तो देखिए सियासी मैदान में अपने आप को जिंदा रखना है, अपने आप को रेलेवेंट रखना है और उस इलेक्शन के अंदर जीतने की कोशिश करना है जो जब भी होंगे, खा वो जल्दी हो खा वो 11 माह के बाद हो, उसके लिए इलेक्शन की कैंपेन को ताज़ा रखना, यह मकसद है इस सारी लॉन्ग मार्च का। मेरा नहीं ख्याल कि कोई फौरी तौर पे कोई मकासद हासिल करना है, और अगर इस दौरान आप इस्टेब्लिशमेंट पे, मौजूदा हुकूमत पे दबाव कायम कर सकें और उनको कोई ऐसे एक्शन करने से रोक सकें जो इमरान खान साहब के लिए नुकसानदेह हों, तो वो भी इसका मकसद हो सकता है। जैसे इनके ऊपर मुकदमात बनाना, इनकी गिरफ्तारी होना, इनके खिलाफ कोई ऐसे फैसले आना, जैसे मिसाल के तौर से फॉरेन फंडिंग का केस था या ऐसे तोशा खाना का केस है, तो इस तरह के केसेस के में उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम ना उठाया जाए, इसके बारे में भी प्रेशर क्रिएट करना, ये भी मकासद हो सकते हैं। तो उसका मल्टी फैसेटेड मकासद है इसके। और अहमद साहब, आपको लगता है कि ये जो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, इस लॉन्ग मार्च से वो कम से कम, जिस तरह आप तारीख पढ़ी है आपने पाकिस्तान की सियासी, क्या कभी किसी लॉन्ग मार्च से कोई हुकूमत गिरी है या इमरान खान साहब गिरा पाएंगे हुकूमत, आपको लगता है? नहीं, हुकूमत तो नहीं गिरती लॉन्ग मार्च से, लेकिन हुकूमत गिराने का एक रास्ता हमवार हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर हुकूमत गिर भी जाए तो उसका फ़ायदा आपको नहीं होता। यानी हुकूमत अगर गिर भी जाएगी तो उसका फ़ायदा आपको नहीं होगा, वो फ़ायदा फिर किसी तीसरे फरीक को हो सकता है, लेकिन आपको नहीं हो सकता। तो माजी का तजुर्बा तो ये बताता है कि हुकूमत कमज़ोर हो जाती है और बाद में शायद रुखसत भी हो जाती है, लेकिन फ़ायदा को और उठा लेता है। और आपको लगता है कि इस दौरान, इस लॉन्ग मार्च की कॉल से पहले कोई आपस में फरीकैन के दरमियान कुछ चांस है, या ऐसी कोई इत्तला आपको लगता है कि बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, या
आपको लगता है कि इट विल गो ऑन और जाएगी मार्च और कोई रास्ता बीच का नजर नहीं आता? जी अहमद बिलाल साहब, आप तक आवाज आ रही है? अहमद बिलाल महमूद साहब से रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, कोशिश करेंगे उनसे रब्ता बहाल कर सकें। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे हैं नाज़रीन कि आखिरकार इस लॉन्ग मार्च से इमरान खान साहब क्या नताइज हासिल करना चाहते हैं। अवामी सर्वे ये बता रहे हैं कि अवाम जो है वो साथ नहीं है इस लॉन्ग मार्च के। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और साथ डॉलर के हवाले से एक बड़ा क्रैकडाउन, FIA और स्टेट बैंक क्या करने जा रहे हैं, यह हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। और नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि इंटर बैंक के अंदर जब डॉलर के अंदर हमने देखा था कि इजाफी निर्ख पे उसकी फ़रोख्त हुई, इस हवाले से भी एक इंक्वायरी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत अपने तय पे भी कर रही थी। लेकिन इसी तरह से ओपन मार्केट के अंदर ख़ास तौर पे जो डिफरेंस है, यानी मिसाल के तौर पे आज भी इस प्रोग्राम से पहले जब पेशावर में मैंने रेट पूछा तो वो 235 से 238 है, और यहाँ पर वो आपको 222-221 के दरमियान पाकिस्तान या कराची में मिल सकता है। अब कराची के पाकिस्तान के एक शहर में 221 और पाकिस्तान के एक शहर में 238 या 235 का अगर डॉलर है तो इसका डिफरेंस और इस आर्बिट्राज का डिफरेंस लोग उठाने की कोशिश करते हैं। जो हमारी इत्तलात थी कि बहुत से सुनार, बहुत से ऐसे लोग जिनके पास इजाफी कैश होता है, वो बिलखुसूस पंजाब से, दीगर सूबों से, सिंध से, वो यहाँ से पेशावर में जाके डॉलर को बेच देते हैं, खरीदते हैं यहाँ से और जाके पेशावर में बेच देते हैं, क्योंकि वो अफगानिस्तान जाता है। अब सुना यह कि 8 नवंबर को स्टेट बैंक और FIA के DG की, गवर्नर स्टेट बैंक की एक मीटिंग हुई है और फैसला यह हुआ है कि जॉइंट एक्शन लिया जाएगा। जो फॉरेन एक्सचेंज एक्ट है 1947 की, उस कानून के खिलाफ, यानी उस कानून के बरखिलाफ जो भी इलीगल एक्सचेंज बिजनेस कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्रैकडाउन किया जाएगा, सख्त एक्शन होगा। इसी तरह से कुछ लिमिट्स भी तय हो रही हैं। कहा जा रहा है कि $5000 जो लिमिट थी $10,000 से एक दिन में कैश पे डॉलर उठाने की, उसको $5000 किया जा रहा है। और ट्रैवलर्स के हवाले से भी, जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, उसके हवाले से भी लिमिट्स को रिवाइज किया गया है। मेरे साथ जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के चेयरमैन नेशनल असेंबली की कैसर अहमद शेख साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। साहब, क्या ये एक्शन सूदमंद होंगे? आप इनको किस नज़र से देखते हैं शेख साहब? देखिए, ये एक्शन बिल्कुल सूदमंद है, मैं इस नज़र से देखता हूँ क्योंकि लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए, एक कोई भी बंदा जाए अगर पाकिस्तान से तो उसको $10,000, इस वक्त हमारी हालत जो है ना पाकिस्तान की, फॉरेन एक्सचेंज की, हमारे पास रिजर्व की और हुकूमत के पास, वैसे तो देखिए ना हर जगह रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। ये नाजायज़ तौर पे लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं। जैसे खुद आपने बताया कि पेशावर में डॉलर का कुछ रेट है, यहाँ ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में रेट का फ़र्क है, लेकिन ये इन्होंने बहुत लेट किया है। ये मामला 6 महीने से ये कंट्रोल में नहीं आ रहा और हमारी ये तकलीफ़ है। पता नहीं क्या वजह है कि क्यों ये हो रहा है। हमने स्टेट बैंक आज से को 1.5 महीना पहले स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग रखी और स्टेट बैंक को इसकी एक्सप्लेनेशन मांगी है कि आप सारा बताओ कि आप बैंकों के ख़िलाफ़ क्या उनकी पेनल्टी कर रहे हो, उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन कर रहे हो, और ओपन मार्केट का ये जो मामला है ये क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या वजह है इसकी। अब हमने वो मीटिंग दोबारा 15 और 16 को नवंबर को उससे रख के ना उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि तशरीफ़ लाएँ सारे हमारे चेयरमैन और बाकी लोग जो है हमारे, मतलब हम मीटिंग रख रहे हैं। जो फाइनेंस कमेटी के सेक्रेटरी हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं और गवर्नर स्टेट बैंक हैं, आके एक्सप्लेन करें, उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन करें। और अगर नहीं किया जाएगा तो हम एक्सप्लेनेशन मांगेंगे उन तमाम इदारों से, क्योंकि हमारा काम ओवरसाइट करना है। इन इदारों को हमने चेक कर रहा है और हमें महसूस हो रहा है कि अभी तक कंट्रोल। स्टेट बैंक के हायर अथॉरिटीज़ आपके पास स्टैंडिंग कमेटी में आई थी या फाइनेंस मिनिस्ट्री के आए थे लोग, तो आपने कोई डेडलाइन पूछी थी उनसे कि आपने कोई टाइम फ्रेम सेट किया इस इंक्वायरी का जो आप लोग कर रहे हैं बैंक से खिलाफ, या कोई सवाल हुआ ही नहीं इस बारे में, या हुआ या कोई जवाब उन्होंने दिया कि कितने टाइम में आप कंक्लूड करेंगे इस इंक्वायरी को? हाँ, वो आए थे, बिल्कुल आए, और उन सब मेंबरों ने ना, हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर नेशनल असेंबली है, उन सब ने बड़ी सख्ती से ये कहा कि इस पे एक्शन क्या किया गया। पहले हमने एक मीटिंग में बुलाया तो नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद जब हमने दोबारा उनसे कहा कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपके ऊपर भी एक्शन होगा,
तो वो फिर तशरीफ़ लाए थे सारे और हमने उनसे थ्रेडवेयर डिस्कस किया पिछली मीटिंग में। और अभी एक रीज़नेबल हमने उनको 4-5 हफ्ते का वक्त दिया था कि 4-5 हफ्ते में आप हमें पूरी इंक्वायरी करके जो कुछ भी एक्शन कर रहे हैं वो हमें बताइएगा यहाँ। और अब हमने नई मीटिंग रखी है जैसे मैंने आपसे कहा है, और अभी तक तो हमें कोई नज़र तो नहीं आ रहा कि क्या एक्शन हुआ है, लेकिन उनका हम पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहेंगे सारे हमारे मेंबर, और फिर अकॉर्डिंगली हम इस पर सख्त एक्शन करने वाले हैं। और मैंने ये कह दिया अगर मुनासिब तौर पे इसका मामला हल नहीं हुआ तो मैं स्टैंडिंग कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी की इंस्ट्रक्शन पे अमल अगर ना हुआ तो मैं ये गौर करूँगा इस बात पे कि मुझे इस स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन रहना भी है कि नहीं रहना है, क्योंकि अगर ये फ़ायदा ही नहीं है, हम लोग इनको बाकायदा सारे इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं और ओवरसाइट हमने करनी है, लेकिन उसका अगर अमल नहीं होगा तो फिर तो ये सारा असम्बली का जो जितने भी कमेटियाँ हैं ये जो उसको हम फ़ायदा सूदमंद बनाना चाहिए ना, बनाएंगे इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि इसका एक्शन लेंगे स्टेट बैंक वाला और हमें चंद दिनों में इसका अंदाज़ा हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये जिस दौरान हुआ आप ये बता सकते हैं कैसर साहब के उस वक्त जो भी गवर्नर स्टेट बैंक थे या उस वक्त जो भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, आपने खुद भी सवाल उठाया था कि वो इलेक्टेड नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर जो उस वक्त थे आपकी पार्टी के, और उस वक्त ये सब कुछ होता रहा जो अरबों रुपए बनाए गए। तो आपकी कमेटी क्या उनसे सवाल पूछेगी, उनको बुलाएगी कि वो क्या कर रहे थे उस दौरान? आप पूछेंगे 15 तारीख को उनसे, अब तक आपने पूछा है कि वो क्या कर रहे थे जनाब ये जब सब चल रहा था ये मामला? देखिए अब देखिए ना, हमने एजेंडा पे रखा है, वो हमें वो पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, क्यों नहीं पूछेंगे, सारी चीज़ें पूछेंगे और पूछनी चाहिए। और हमारे मेंबर जो है तमाम मेंबर हैं, मेंबरों का प्रीरोगेटिव है, एक ऑलरेडी एजेंडे पे आइटम है और उसका क्योंकि हमने उनको एक रीज़नेबल टाइम दिया था और अभी जवाबदेही होगी बैंकों की कि क्यों इतना ज़्यादा प्रॉफिट बनाया, क्योंकि बैंकों के अलावा सर मैं फाइनेंस मिनिस्टर की पूछ रहा हूँ, महंगाई में इजाफा, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनसे भी पूछेंगे आप लोग सवाल? जी देखिए साबिक फाइनेंस मिनिस्टर बिल्कुल क्यों नहीं, कोई भी देखिए ना, सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं, मैं आज भी पूछ रहा हूँ, आप भी पूछ रहे हैं, लेकिन उसका वो देखना है ना कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है या क्या एक्शन किया जा सकता है या क्या सर्कमस्टांसेस थे। लेकिन हालात जो है वो तो कंट्रोल में नहीं है, हम ना हमारा रिज़र्व बढ़ रहे हैं और हमारी इंपोर्ट जो अगर कम हुई है ना तो फिर रेवेन्यू शॉर्ट हो गया है। देखिए ना, कोई एक नहीं है ना, इकानमी पे तो बड़ी सख्त नज़र रखनी है, सबको मिलजुल के काम करना है। इस वक्त हम काफ़ी हमारे मुल्क की जो मुआशी मसाइल हैं उलझे हुए हैं और इसका उम्मीद करते हैं कि शेख साहब कि ये आप जो कह रहे हैं ना इस मीटिंग के अंदर कोई कंक्लूजन इस तहक़ीक़ात का निकले और आप साबिक फाइनेंस मिनिस्टर को भी बुलाएं। लेकिन ये बताएं कि आपने शिकायत ये की थी कि जो साबिक फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल साहब, वो आप लोगों से पूछे बगैर, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं थे, ना आपके पास आते थे और वो पॉलिसीज मुरतब कर रहे थे या जो भी हो रहा था आप लोगों को ऑन बोर्ड नहीं ले रहे थे। अब ये जो आज एक्शंस अनाउंस हुए हैं और खासतौर पे इलीगल एक्सचेंज के खिलाफ क्रैकडाउन FIA स्टेट बैंक कर रहा है या जो भी लिमिट सेट हो रही हैं, आर यू ऑन बोर्ड, आर यू सेटिस्फाइड, आपका कंसेंसस है इसमें या आपको एतराज है कोई इस पे? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ हमने सिस्टम क्या बनाया कि असम्बलियों को रिडंडेंट कर दिया। इस असम्बलियों को अब ये नेशनल असम्बली की फाइनेंस और रेवेन्यू की कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, तमाम चीज़ों में जैसे आपने खुद कहा कि ब्रीफिंग होनी चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये हमने एक शुरू से ही, मैं तो अब 30 साल हो गए मुझे कौमी असम्बली में आते हुए, मैंने तो कई बार आपसे ये भी कहा कि हमारा आइन कहता है कि जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें कौमी असम्बली जो है वो ज़िम्मेदार है और वही फैसले करेगी। लेकिन हमारे यहाँ कौमी असम्बली को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। अब इन मामलात में किसी जगह ये 3 हैं जो स्टेट बैंक के गवर्नर, फाइनेंस के सेक्रेटरी, FBR के चेयरमैन, ये 3 ब्यूरोक्रेट जो कि जिनका तल्लक ही नहीं है इलेक्शनों से या कोई लोग अवाम के इलेक्टेड नहीं है, वो फैसले करते हैं। और वो अभी हमारे पास उन्होंने महसूस किया कि हमें कोई ब्रीफ करे। अब हम उनको बुला रहे हैं, कन्वीन कर रहे हैं मीटिंग, हम उनसे पूछेंगे ज़रूर, वो मैं बताएंगे, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है जब तक ये मामलात को सारा कौमी असम्बली के रिप्रेजेंटेटिव या जो उसके इलेक्टेड मेंबर हैं उनकी मतलब कंसेंट से या उनके कंसेंसस से नहीं होंगे मामलात, तो फिर तो ये चंद 1, 2, 4 बंदे ही फैसले करते रहेंगे और मुल्क इस तरह चलता रहेगा जिस तरह चल रहा है। और आपने कहा है कि एक खबर तो इम्पोर्टेंट आपने दी है कि आप कह रहे हैं कि साबिक फाइनेंस मिनिस्टर से भी आप सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन ये बताएं क्या डॉलर 200 रुपए पे आता हुआ नजर आता है आपको इन द नियर टाइम? जो एक्शंस अब अनाउंस हुए हैं इसके बाद
आप किधर देख रहे हैं? इसादार साहब तो कहते हैं 200, आपको लगता है 200 पे, और कब तक आ जाएगा 200 पे? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस शेख साहब? देखिए मार्केट के हिसाब से जो मार्केट की पोजीशन है, जो हमारा जो इसके एक्चुअल वैल्यू है, उसके हिसाब से तो आज का 222 रुपये जो इंटरबैंक है वो ज़्यादा रेट है। लेकिन आपने मुझे पूछा कि आपको क्या लगता है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे यहाँ ये सारे स्पेकुलेटिव मैटर ही नहीं ख़त्म हो रहे। हमारे यहाँ तो फैसले ही किस तरह होते हैं किसी को पता, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता कि किस तरह फैसले होते हैं। ये यहाँ पे लोग डॉलर का ये महसूस कर, पैसा काफ़ी पाकिस्तान के सरमाया बाहर जा रहा है, और बाहर का फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ आ नहीं रहा, रिज़र्व आपके बढ़ नहीं रहे। आप मांगे तांगे कि कब तक लेते रहेंगे, आप कर्जे ले के आप, हमारा जो रिज़र्व कर्जा लेते हैं रिज़र्व होता है, फिर हमारा वो खर्चा ज़्यादा हो जाता है हमारा। और फिर अगर इंपोर्ट कम थोड़ी सी हुई भी है, 4 अरब डॉलर का पिछले साल से इन 4 महीनों में फ़र्क पड़ा है। जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप जितना पिछले साल यानी इंपोर्ट ज़्यादा थी एक्सपोर्ट से, इस साल फ़र्क अगरचे बहुत ज़्यादा है ये भी फ़र्क, लेकिन 4 अरब डॉलर का फ़र्क पड़ा है। उसके बावजूद हमारा रिज़र्व नहीं बढ़ रहा। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो मार्केट की स्पेकुलेशन है, और जो हर कोई डॉलर के ऊपर ये काउंट कर रहा है कि डॉलर क्योंकि बढ़ता रहता है, वो नाजायज़ तौर पे उसको ख़रीद के उसको अपने पास रखता है, बजाय रुपया रखना के वो डॉलर रखते हैं। तो ये मुझे नज़र नहीं आ रहा कि 200 रुपया हो जाएगा। मैं ये भी बड़ी खबर है साहब, आप जो कह रहे हैं कि यानी माफिया जीत जाएगी, फिर दोबारा इसहाक डार साहब, गवर्नर स्टेट बैंक, FIA, DG, कोई भी कमेटी या जॉइंट एक्शन बनाए, आपको नहीं लगता कि ये माफिया को तोड़ सकेंगे, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को तोड़ सकेंगे? मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा शेख साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, और अभी आप सच बात करते हैं, हक़ाइक़ पे करते हैं। आपने बताइए एक बार फिर हमें कि आपको क्या नज़र आ रहा है। आफ्टर दिस ब्रेक हम आएंगे नाज़रीन, समराइज करेंगे इस पूरी गुफ्तगू को, सऊदी अरब के दौरे को भी, डॉलर के हवाले से भी जो अहम तरीन इंकशाफात और ख़बरें सामने आ रही हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। पाकिस्तान के लिए आज एक नहीं 3 खुशखबरियाँ हो सकती हैं। एक तो खुशखबरी पाकिस्तान के सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचने की है, जो इंशाल्लाह मटेरियलाइज हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। दूसरी खुशखबरी जो आ सकती है वो तीसरे हफ्ते में सऊदी वलीअहद का दौरा पाकिस्तान, 4 अरब डॉलर की रीफाइनेंसिंग और तकरीबन 12 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान की रिफाइनरीज में एक्सपेक्टेड। ये खुशखबरी अगर पाकिस्तान मटेरियलाइज करता है तो पाकिस्तान के लिए किसी लॉटरी से कम ये चांस नहीं है। अगर इससे पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल और दीगर चीज़ों पे बड़ा मुस्बत असर पड़ सकता है, FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। साथ साथ तीसरी अहम खबर डॉलर के हवाले से है कि डॉलर माफिया, उनके लिए तो बुरी खबर है, लेकिन मुल्क के लिए अच्छी खबर है कि जो यहाँ पे आर्बिट्राज करके इस वक्त कराची से डॉलर खरीद के या लाहौर से डॉलर खरीद के पेशावर जाके फ़रोख्त करते हैं, उनके खिलाफ एक मीटिंग हुई है 8 नवंबर को, और DG, FIA और स्टेट बैंक की, कि अब इलीगल एक्सचेंज ऑपरेटर्स जो हैं उनके खिलाफ होगा अब क्रैकडाउन। तो ये भी एक और अच्छी खबर है जिससे हम तवक्को कर रहे हैं कि ये जो 220 पे हमने देखा है कि एक रुक गया, एक रेजिस्टेंस नजर आ रही है, ये टूटेगी और इस सपोर्ट को नीचे आएगा, डॉलर 200 तक इंशाल्लाह ताला पहुंचेगा। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा, अपना बहुत ख्याल रखिए।